कर पेमेंट की गई थी। वहीं एफएटीएफ की रिपोर्ट में पुलवामा टेरर अटैक पर बेहद बड़ा खुलासा। क्या कुछ खुलासा आपको बताते हैं। एफएटीएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान एक्सपोज हो चला है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में पुलवामा टेरर अटैक का जिक्र है। एफएटीएफ की ताजा रिपोर्ट में 2019 के पुलवामा हमले का जिक्र किया गया। क्या कुछ था उस जिक्र में, ये भी आपको बताते हैं। पुलवामा में ई कॉमर्स के जरिए विस्फोटक आए थे। पुलवामा अटैक के लिए विस्फोटक अमेजोन से खरीदा गया। विस्फोटक के लिए एल्यूमिनियम पाउडर अमेजोन से ही खरीदा गया था। टेरर फंडिंग का नया हथियार बन गया है। अब डिजिटल पेमेंट, फर्जी अकाउंट, वीपीएन और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग से हो रही है। अब जो फंडिंग है वो भी इसी से होने लगी है। 131 पेज की रिपोर्ट है जो बताती है कि अब टेरर फंडिंग के तरीके बदलने लगे हैं। ट्रेडिशनल मेथड से हटके डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। अब इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल सुशील पठानिया रक्षा विशेषज्ञ हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से अमेजोन से एल्यूमिनियम खरीदा गया है जो कि मेन इंग्रेडिएंट बताता जाता है आईईडी ब्लास्ट के लिए, ये तो बेहद कंसर्निंग हो गया है कि डिजिटल मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मैडम, यही रिपोर्ट जो है जब हमारी एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आरडीएक्स के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनको, और उसके बाद उनको असेंबल करना, उसके लिए आपको यू नीड डोमेन एक्सपर्टीज। पहले क्या होता था कि पहले हवाला से ट्रांजैक्शन हो जाता था और कुछ पैसा जो है वो नेपाल के थ्रू बाय कैश आ जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि अपना जो उन्होंने करने मिलिटेंट है अपने काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे गवर्नमेंट सख्त होती गई, टेरर फंडिंग के ऊपर प्रहार होना शुरू हो गया, तो देन दे टुक रिजॉर्ट टू दिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम या पेपैल की जो आप बात कर रही है। अब इसमें होता क्या है कि दिस सिस्टम जो है ये इंक्रिप्टिक होता है, उसको आप यू कैन नॉट ट्रेस इट बैक ऑल्सो। अच्छा, उसके बाद ये लोग जो मिलिटेंट हैं ये खुद नहीं खरीदेंगे, ये अपने किसी जो सिंपैथाइजर है या कोई स्लीपर सेल का बंदा है या कोई ओवरग्राउंड वर्कर है उसके नाम पे खरीदेंगे और ट्रांजैक्शन वो करेगा। अभी पेपैल जो एप्लीकेशन है पूरी दुनिया में है। अभी आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसने कितना अमाउंट दिया, कितनी किस्तों में दिया? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस इट। सवाल यह है कि अभी एफएटीएफ ने बड़ा क्लियरली बता दिया है और ये कॉर्पोरेट हो गया है। हमारी जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की थी 2020 में, तो अभी व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली, वी कैनॉट परमिट दीज वेरियस एप्लीकेशंस एंड ई कॉमर्स और व्हाटएवर टू फंक्शन हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। कैसे ये काम कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाए जाएं और जहां जहां पे भी ये डिफॉल्टिंग होती है उन लोगों को एग्जेम्पटरी पनिशमेंट दिया जाए, और अगर जरूरत पड़ती है तो अमेज़न को हम वार्निंग भी दे सकते हैं और बाकी जो ऐसे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। इसमें हैरानगी की बात यह है कि ये वही एफएटीएफ है जिसने अभी जब ये आप सिंदूर चल रहा था और यही एफएटीएफ ने उनको दिया था, लोन दिया था अराउंड 2 बिलियन। तो यू कैन इमेजिन कि एफएटीएफ की जो फंक्शनिंग है वो किस हद तक यूएसए से इन्फ्लुएंस है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट नेशन है और जिस तरीके की आजकल वो बातें कर रहे हैं उनके जनरल मुनीर, वो तो अभी ये सोच रहे हैं कि हमने कश्मीर में जिहाद को फैलाना है, और इनके जो हाफिज सईद वगैरह हैं, दूसरे तीसरे जो तंजीम के चीफ हैं, उनको वो स्ट्रेटेजिक एसेट बोल रहे हैं। तो इतनी चीजें आने के बाद भी मीडिया में एफएटीएफ जो है उनको ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाल रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको भारत को इंटरनेशनल मीडिया में उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा, हम जब टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुल्कों ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। एक इजराइल था, एक अफगानिस्तान था, बाकी जो न्यूट्रल थे वो टेररिज्म को कंडेम करते थे, लेकिन टेररिज्म की जब हम फाइट कर रहे थे हमें उन्होंने अकेला छोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल तो सही पॉइंट आपने यहाँ पर रेस किया। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एफएटीएफ रिपोर्ट में एक और चीज का मेंशन है, वो भी दर्शकों को बता दें। एफएटीएफ की